नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम सिंह। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय को लेकर के आपके सामने आया हूँ। और यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज देखिए, इस वीडियो को हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यह जो उपसर्ग और प्रत्यय होता है, इसके सवाल हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से इस सवाल को आसानी से हम सही कर ले जाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि यह जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग के सवाल कैसे होंगे। तो देखिए, उपसर्ग जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है उप, दूसरा शब्द है सर्ग। तो उप धन सर्ग बराबर उपसर्ग। इसी उपसर्ग को अंग्रेजी में कहते हैं प्रीफिक्सेज। प्री का मतलब होता है पहले और फिक्सेज का मतलब है लगाना या उसको अस्थाई करना। तो कहने का सेंस यह हुआ कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर के उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या बदलने का प्रयास करते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। देखिए, अब हम लोग अनुभवी हो गए हैं, तो हम लोगों को अब इतनी प्रॉब्लम कभी नहीं होती है उपसर्ग और प्रत्यय में। लेकिन हमें अपने पुराने दिन याद हैं, जब हम स्टार्टिंग में उपसर्ग प्रत्यय पढ़ने के लिए जाते थे, तो ये बड़ा कह सकते हैं बड़ा जोखिम भरा होता था। या तो क्वेश्चन आर होता था या पार होता था। कहने का सेंस यह है कि हमें उपसर्ग आता है, हमें प्रत्यय आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम उपसर्ग के स्थान पर प्रत्यय समझ बैठते हैं और प्रत्यय के स्थान पर उपसर्ग समझ बैठते हैं। मतलब हमें समझ नहीं पाते हैं कि उपसर्ग आगे लगता है कि प्रत्यय आगे लगता है, उपसर्ग पीछे लगता है कि प्रत्यय पीछे लगता है। तो होता क्या है, जैसे हम सिक्का उछालते हैं तो हेड होगा या टेल होगा। वैसे यहाँ पर अगर सही बैठ गया तो सही हो जाएगा, अगर सही नहीं बैठा तो 100% रॉन्ग हो जाएगा। चूँकि आगे का अगर हमने पीछे लगाया समझ भी लिया तो भी गलत, पीछे का हमने आगे समझ लिया तो भी गलत। तो पहले हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं, कौन आगे लगता है और कौन पीछे लगता है। तो देखिए, मैं एक दो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है, देखिए एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिखा है उ, यहाँ पर लिखा है उ। तो देखिए उ जो होता है और यहाँ लिखा है प, प्र मीन्स प। तो बताइए, वर्णमाला में पहले उ आता है कि पहले प आता है? तो सबको पता है ए वर्णमाला में स्वर पहले आते हैं। तो देखिए, जो स्वर है ये आपका पहले आता है, मीन्स उपसर्ग जो होता है आगे से लगता है, पहले लगता है। और जो प्रत्यय है तो उसे हमें समझने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारा उपसर्ग क्लियर हो गया ना, जब हमारा उपसर्ग क्लियर हो गया कि यह उपसर्ग है, तो फिर हमें प्रत्यय समझने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जैसे आपने देखो मैच होता है तो एक ही व्यक्ति बोलता है हेड या टेल, दूसरा नहीं बोलता है, क्योंकि पता है दो ही पहलू हैं। अगर हेड आ गया तो मान लीजिए अगर बोला है तो जीत गया, अगर नहीं आया तो मैं जीत गया। उसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें एक अच्छे समझने की आवश्यकता है, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, हमें इसके एक एग्जाम्पल समझने की आवश्यकता है। तो हमने पहला एग्जाम्पल पकड़ लिया, उपसर्ग उ मात्रा से शुरू हो रहा है, यह आगे लगता है। और दूसरा जो है अपने आप क्या हो गया, प्रत्यय जो है पीछे से लगेगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ। ये देखिए जो उपसर्ग है ना, उपसर्ग जो है, देखिए यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। उपकुलपति, तो देखिए आगे क्या लगा है, उप लगा है। तो उपसर्ग जो होता है ना हमेशा आगे लगता है। कोई एक एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, चाहे उप कुलपति याद कर लीजिए, चाहे उप प्रधानाचार्य याद कर लीजिए, चाहे उप मुख्यमंत्री याद कर लीजिए, कोई एक एग्जाम्पल आप रख लीजिए। तो देखिए इसमें ये जो उप है कहाँ लगा है, शब्द के आगे लगा, कुलपति के आगे लगा है।
उप प्रधानाचार्य, कहाँ लगा है? उप प्रधानाचार्य के आगे लगा है। उप मुख्यमंत्री, उप कहाँ लगा है? मुख्यमंत्री के आगे लगा है। मीन्स यथा नामो तथा गुण, जैसा नाम है वैसी इसकी प्रकृति है। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, तो दो, मतलब कि मैंने आपको समझने के लिए दो एग्जाम्पल दिए। उपसर्ग में उपसर्ग उ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब जो उ से शुरू हो रहा है, जो पहले आएगा वो पहले लगेगा, जो बाद में आएगा बाद में लगेगा। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया कि उपसर्ग, देखिए उपसर्ग का उप, तो उप से उप कुलपति, उप से उप प्रधानाचार्य, उप से उप मुख्यमंत्री। तो देखो उप लगा कहाँ है? उप लगा कुलपति के आगे, तो उपसर्ग आगे लगता ही है, एग्जाम्पल हो गया। उप लगा है प्रधानाचार्य के आगे, उप कहाँ लगा है? आगे लगा है, एग्जाम्पल हो गया। उप मुख्यमंत्री, देखिए उप कहाँ लगा है? मुख्यमंत्री के आगे लगा है। उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। तो एक बात क्लियर हो गई आपकी, एक कन्फ्यूजन दूर हो गया। चूंकि ये मेरा कन्फ्यूजन था, यही मैं मान के चलता हूँ कि अगर हमारा कन्फ्यूजन है तो सभी का कन्फ्यूजन है। मेरे समझने का, पढ़ाने का यही तरीका है। जो हमारे लिए कठिन है वो मैं सबके लिए कठिन मान के चलता हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये मेरे अवधारणा है, मेरा विचार है कि अगर हमको सरल लगेगा तो सबको लगेगा, मुझको कठिन लगेगा तो सबको कठिन लगेगा। तो इसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, इसको एक बार किताबी भाषा में बोल देते हैं। उपसर्ग जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना है, उप धन सर्ग बराबर उपसर्ग। उप का अर्थ होता है समीप लाना, हिंदी में उप का अर्थ क्या होता है? समीप। और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। तो मतलब दो शब्दों को जोड़ करके जो शब्द बनाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। देखिए संधि भी ऐसी होती है, समास भी ऐसे होते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है, जो आगे आकर के जुड़ेगा, और ध्यान दीजिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो उपसर्ग के शब्द होते हैं ना, जो उपसर्ग होता है उसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, उसका कोई अपना वजूद नहीं होता है, लेकिन किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसके वजूद को चेंज कर देता है या चेंज करने का प्रयास करता है। यह सबसे बड़ी बात है उपसर्ग की। उपसर्ग का अपना कोई वजूद नहीं है, लेकिन किसी के साथ जुड़ करके वो क्या करता है? पूरे अर्थ को अनर्थ कर देता है, अर्थ को सार्थक कर देता है। जो भी उसको करना, विलोम बनाना है, कुछ भी करना है तो वो कर देगा। अब देखिए उसी की हम लोग यहाँ परिभाषा देखते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश, उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। तो इसको आपको याद कर लेना है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो बातें कही गई हैं, शब्दांश या अव्यय। अभी आप समझाएंगे अव्यय क्यों कहा जा रहा है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, मतलब उसके अर्थ को चेंज कर देते हैं या फिर चेंज करने का प्रयास करते हैं, या उसमें चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो दो बातें मैंने आपको बताई। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या आपको बताने जा रहे हैं। देखिए उपसर्ग की विशेषताएं। ये जो उपसर्ग होता है इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं और इसको समझना बहुत जरूरी है। तो उपसर्ग की तीन विशेषताएं हैं। कितनी विशेषताएं हैं? उपसर्ग की तीन विशेषताएं हैं। विशेषता नंबर 1, इसके फीचर्स तीन हैं। फर्स्ट फीचर्स है शब्द के अर्थ में विशेषता लाना। तो यह जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में विशेषता लाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए यहाँ पर हार है, यहाँ ये मूल शब्द है। ये क्या है? ये मूल शब्द है। इस मूल शब्द के आगे प्र उपसर्ग लगा हुआ। अभी मैंने बताया ना उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे लगता है। तो देखिए ये आगे प्र लगा हुआ है, तो हार में हमने प्र जोड़ दिया तो प्रहार हो गया। प्रहार का अर्थ होता है किसी पर अटैक करना, किसी चीज पे मारना। तो देखिए ये हार का अर्थ क्या था? हार का अर्थ था डिफीट होना, पराजित हो जाना। लेकिन प्र लगने से क्या हो गया? प्रहार हो गया। उसके अर्थ में देखिए विशेषता आ गई। हार शब्द का जो अर्थ था और प्र लगने से उसके अर्थ में जो परिवर्तन हुआ, उसके अर्थ में विशेषता आ गई। देखिए प्रहार का अर्थ कुछ और होता है और हार का अर्थ कुछ और होता है। तो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि यह जो उपसर्ग होते हैं, यह जो उपसर्ग होते हैं, यह उपसर्ग किसी शब्द के आगे ला करके या जुड़ करके उसके
अर्थ में विशेषता लाते हैं, उसके अर्थ में फीचर्स लेके आते हैं। अब देखिए दूसरी विशेषता क्या है, इसकी दूसरी गति क्या है? तो दूसरी गति देखिए शब्द के अर्थ को उलट देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह जो क्या होता है, यह जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग किसी शब्द के आगे, देखिए सत्य मूल शब्द है, मूल शब्द क्या है? सत्य है। सत्य के आगे एक उपसर्ग जोड़ा गया है जिसका नाम है अ। तो देखिए इस सत्य के आगे अ जुड़ने से क्या हो गया? असत्य हो गया। सत्य का मतलब क्या था? जो चीज सच्चा है, जो चीज सही है, उसे हम सत्य कह रहे हैं। लेकिन अ के जुड़ने से क्या हो गया? असत्य हो गया। अब बताइए दोनों के अर्थ में क्या हुआ? यहां सत्य था तब क्या अर्थ दे रहा था, यहां असत्य हो गया तो क्या अर्थ दे रहा है? तो देखिए दोनों विलोम हो गए, अपोजिट हो गए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। दैट मीन्स कि यह जो उपसर्ग है ना, इसकी विशेषता है कि यह किसी के सामने जुड़ करके उसके अर्थ को विपरीत भी कर सकता है, अपोजिट भी बना सकता है। तो दूसरी विशेषता हो गई। पहली क्या था कि पहली विशेषता यह थी कि विशेषता लाते हैं, शब्द के अर्थ को विशेष अर्थ देते हैं। और यहाँ पे क्या किया? शब्द के अर्थ को पूर्णतः चेंज कर दिया, उनका विपरीत बना दिया। अब देखिए तीसरी विशेषता। तीसरी विशेषता है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ देना। मीन्स ये जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं करते। हाँ, एक नया शब्द बनाएंगे लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो अर्थ था उसी के इर्द गिर्द ही, मतलब थोड़ा सा जैसे हम उसको बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वही अर्थ लमसम रहेगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल है, जैसे शुद्ध। शुद्ध, शुद्ध मतलब क्या होता है? प्योर। आगे वी उपसर्ग जुड़ गया, विशुद्ध। तो ध्यान देना, विशुद्ध का अर्थ नहीं होता मतलब कि ये प्योर था तो अनप्योर हो गया, मतलब ये उल्टा नहीं देगा। विशुद्ध का अर्थ भी शुद्ध ही होता है। विशुद्ध मतलब है प्योर होता है, चाहे शुद्ध कहिए चाहे विशुद्ध कहिए, दोनों का अर्थ प्योर ही होता है। बात समझ आ रही है? तीन चीजें मैंने आपको बताई कि देखिए पहला क्या किया, अर्थ में विशेषता लाया, मतलब उसके अर्थ को बहुत डाइवर्ट कर दिया। और दूसरे में क्या किया, उसके अर्थ को अपोजिट कर दिया। तीसरे में देखिए कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, जो मूल अर्थ था उसी के साथ में है। बस देखिए होता क्या है कि हम लोग जैसे जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है वो मान लीजिए शुद्ध बोलेगा, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो विशुद्ध बोलेगा। मतलब कि अगर हम अपने शब्दों में वेरिएशन लेके आना चाहते हैं, हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम और लोगों से ज़्यादा जानकार हैं, तो हम अपने शब्दों को चेंज कर लेंगे। हम शुद्ध ना बोल करके हम कह देंगे विशुद्ध। तो ये कहने का सेंस है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास दो दो शब्द हो गए, एक प्रकार समझो पर्यायवाची बन गया है। शुद्ध कहिए चाहे विशुद्ध कहिए, पर्यायवाची बना दिया। तो तीन गतियाँ होती हैं, तीन विशेषताएं होती हैं। और देखिए एक पॉइंट मैं यहाँ पे नोट में लिखा हूँ, तो देखिएगा ये जो उपसर्ग होते हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे भी जाते हैं, स्पेशली सीटेट में या सेंट्रल एग्जाम में। जो सेंट्रल का जो एग्जाम होता है वहाँ पे ये जो मैंने नोट लिखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको समझिएगा। कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। कभी कभी क्या होता है, एक ही मूल शब्द होता है, उसमें आगे से उपसर्ग लगा रहता है और पीछे से प्रत्यय भी लगा रहता है, मतलब दोनों चीजें जुड़ी रहती हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए नीति शब्द, ये मूल शब्द है। नीति क्या है? यह मूल शब्द है और इसमें अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। नीति शब्द में अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो अगर हम सिर्फ इन दोनों को लें तो अनीति हो जाएगा। अनीति में अ उपसर्ग है, लेकिन जब इसी अनीति में हमने एक प्रत्यय जोड़ दिया तो तीनों के मिलने से अनैतिक हो गया। तो देखिए यहां नीति मूल शब्द हो जाएगा। ये देखिए कुछ नियम से नी का नय हो जाता है, मान लीजिए जब संधि वगैरह पढ़ेंगे समझेंगे। तो देखिए ए नीति है, ये क्या है? नीति है। नीति में अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है और फिर अंत में यहाँ पर इक प्रत्यय लगा है। यहाँ पे क्या लगा है? इक प्रत्यय लगा हुआ है। तो क्या बन गया आपका? अनैतिक।
तो यह इसकी विशेषता होती है। आगे चलते हैं, अगर बात समझ में आ रही है तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो उपसर्ग की, हिंदी के उपसर्ग के स्रोत, हिंदी में जो उपसर्ग आए हुए हैं, हिंदी में हम जिन उपसर्गों का प्रयोग करते हैं, हमें जिन उपसर्गों को वास्तव में पढ़ना है, हम उनकी चर्चा करने जा रहे हैं कि हमको उपसर्ग मिले कहाँ से हैं और उनकी संख्या कितनी है। तो देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है, हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब हमारे हिंदी साहित्य में जो उपसर्ग प्रयोग होते हैं उनको हम निम्नलिखित खंडों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, संस्कृत के उपसर्ग। नंबर 1, संस्कृत के उपसर्ग। तो हमारी जो हिंदी है, हमारे हिंदी में आप जानते भी हैं कि हिंदी पैदा किससे हुई है, संस्कृत से ही पैदा हुई है। तो हिंदी में बहुत से उपसर्ग ऐसे हैं जिसको हमने संस्कृत से लिया है। हिंदी के उपसर्ग, और हिंदी के शब्दों में बहुत से उपसर्ग ऐसे हैं जो हिंदी के ही हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं। तीसरा देखिए, उर्दू और फारसी के उपसर्ग। तो हिंदी साहित्य में जो हम शब्दों का निर्माण करते हैं, उन शब्दों में बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका निर्माण हम उर्दू और फारसी के उपसर्ग जोड़ करके करते हैं। इसके साथ साथ अब जो हमारा वर्तमान हिंदी साहित्य है उसमें बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनमें अंग्रेजी के उपसर्गों का भी प्रयोग होने लगा है या होता है। अंग्रेजी के भी कुछ उपसर्ग हम अपने हिंदी साहित्य में प्रयोग कर रहे हैं। और जो पांचवा है, इसको समझने की आवश्यकता है, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। कहने का सेंस यह है कि जो संस्कृत है ना, संस्कृत जो है वो अपने सामने दो प्रकार के शब्दांश जोड़ता है। एक शब्दांश जोड़ता है उपसर्ग और एक शब्दांश जोड़ता है अव्यय। मीन्स संस्कृत के सामने जो संस्कृत शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्दों के सामने जो उपसर्ग होते हैं, संस्कृत सब को उपसर्ग नहीं मानता है। संस्कृत उनको दो भागों में डिवाइड करता है और कहता है कि एक भाग, मतलब जिनको उनसे मान लीजिए एक प्रकार से अलाउ कर दिया, उपसर्ग हो गए। जिनको उन्होंने नहीं अलाउ किया वो आपके प्रत्यय हो गए, सॉरी अव्यय हो गए। क्या हो गए? अव्यय हो गए। जिनको उसने अलाउ किया उपसर्ग हो गए, जिसको उसने अलाउ किया उपसर्ग हो गए, जिसको उसने अलाउ नहीं किया वो क्या हो गए? अव्यय हो गए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है नोट में, संस्कृत में शब्दों के पहले लगने वाले, इसको लगने वाले पढ़ेंगे, लगने वाले कुछ निश्चित शब्दांश को ही उपसर्ग माना जाता है, शेष को अव्यय माना जाता है। तो संस्कृत में आगे जुड़ने वाले शब्दों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिनको उपसर्ग और अव्यय दो भाग माने गए हैं। जबकि देखिए यहाँ महत्वपूर्ण बात है, हिंदी में इस प्रकार का या इस तरह का कोई अंतर नहीं है। मीन्स हिंदी में कोई भी आगे से आकर के जुड़ेगा तो उसको हम उपसर्ग ही कहेंगे, उसको हम अव्यय या अन्य चीज नहीं कहते हैं। अव्यय जो है संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे मुख्यतः संस्कृत से, हिंदी से और उर्दू भाषा के हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि भाई अंग्रेजी भी है, लेकिन मान लीजिए मुख्य रूप से अगर बात करेंगे तो मुख्य रूप से संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है। या हिंदी साहित्य के जो विद्वान लोग हैं वह इन्हीं को मानते हैं, अंग्रेजी की चर्चा नहीं करते हैं। वास्तविकता में है, लेकिन यहाँ पर गणना करने पर माना नहीं जाता है। तो हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे मुख्यतः संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा के हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन भाषाओं से जो हमारे पास जो प्राप्त उपसर्ग हैं उनकी कुछ संख्या विद्वानों द्वारा निश्चित की गई है। जैसे संस्कृत भाषा के 19 उपसर्ग हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत भाषा के 19 उपसर्ग, तो ये काउंटिंग आपको याद होनी चाहिए। संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं? संस्कृत के 19 उपसर्ग हैं। हिंदी के कितने उपसर्ग हैं? तो हिंदी के 10 उपसर्ग हैं। हिंदी के 10 उपसर्ग हैं। और तीसरा क्या है? उर्दू। तो उर्दू कितने उपसर्ग हैं? उर्दू के 12 उपसर्ग हैं।
तो एक बार फिर से देखते हैं, संस्कृत के 19 उपसर्ग, हिंदी के 10 उपसर्ग और उर्दू के 12 उपसर्ग। संस्कृत 19, हिंदी 10, उर्दू 12। तो ये हमको संख्या याद हो गई। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये 19 उपसर्ग हैं कौन कौन से, हिंदी के 10 उपसर्ग कौन कौन से हैं और उर्दू के 12 उपसर्ग कौन कौन से हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि उपसर्ग कौन कौन से हैं। आइए, तो देखिए जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, उन संस्कृत के उपसर्गों में पहला है अति। पहला कौन सा है? अति। तो देखिए अति का अर्थ होता है अधिक। क्या होता है? अधिक या उस पार, मीन्स बियॉन्ड ऑफ प्रॉपर लिमिट। दैट मीन्स अगर किसी चीज की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाती है तो उसे हम कहते हैं, जैसे अब अति करता है, क्या कहते हैं ना, जब हम कोई बच्चे से हम गुस्से में होते हैं या कोई गलत कार्य करता है तो हम बोलते हैं ना कि अब अति कर रहे हो, मीन्स अब आप बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, मतलब आपकी जो गलती है अब क्षमा के बाहर है। तो देखिए, अब देखिए इसका जो शब्द बना एग्जाम्पल वो है अत्यधिक, अतिरिक्त। तो देखिए अत्यधिक, अति धन अधिक, अतिरिक्त, यहाँ पर अति धन रिक्त। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ आपके संधियों के नियम भी चलते हैं और कहीं कहीं मान लीजिए जैसे आपका सिंपल है, किसी कोई इसमें मतलब कि नियम फॉलो नहीं हुआ तो डायरेक्ट जुड़ गया अति धन रिक्त बराबर अतिरिक्त। तो देखिए ये पहला था अति, अति का अर्थ अधिक और उसका जो एग्जाम्पल है अत्यधिक और अतिरिक्त। दूसरा देखिए अधि है, ये भी संस्कृत का उपसर्ग है अधि। अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अधि का अर्थ क्या होता है? ऊपर होता है या फिर श्रेष्ठ। और देखिए इसका एग्जाम्पल अध्यक्ष या अधिकार, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? अधि अधि उपसर्ग के। आगे चलते हैं तो इसको मान ली मैंने सब लिख रखा है तो इसको आपको बहुत ज़्यादा समझने, आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके पीछे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिमेंबर करनी है और उनको समझना है। मैं इसको थोड़ा फास्ट में आपको बताता जा रहा हूँ। अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। देखिए एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो वहाँ पे मतलब मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं। अनु का अर्थ पीछे भी होता है और अनु का अर्थ समान भी होता है। तो देखिए अनु उपसर्ग से बना शब्द क्या है? अनुकरण, मतलब किसी की नकल करना तो अनुकरण कहलाता है। तो मतलब हम किसी के समान नकल कर रहे हैं या हम किसी के पीछे चल रहे हैं, तो दोनों अर्थ में सही है। तो अनुकरण, देखिए अनु शब्द है अनुकरण, अनुचर, अनुचर के भी मतलब होता है हम किसी का क्या कर रहे हैं? किसी को फॉलोअप कर रहे हैं। चलिए अगला है अप। अप का अर्थ है हीनता या बुरा। अप का अर्थ क्या है? हीनता या बुरा। तो देखिए अपमान, अपमान, अपयश, जब हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो उसे अपमान कहते हैं। या हमारा मतलब कि हमारे नेम फेम में कोई कमी आती है, हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार होता है तो हम अपना अपयश महसूस करते हैं, समझते हैं। तो अभी देखिए अगला है पांचवा अभि। अभि का अर्थ होता है सामने या पास। तो अभिमुख, अभियान, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। अगला आपका है अव। अव का अर्थ भी होता है हीनता या पतन। अव का अर्थ क्या होता है? अव का अर्थ है हीनता या पतन। तो अवनति, अवशेष, इसके एग्जाम्पल हैं। अगला है आ। आ का अर्थ होता है तक या समेत, मतलब टोटली। तो देखिए आजीवन, होल लाइफ, आगमन, तो देखिए सब में आ लगा हुआ है और ये सभी आ उपसर्ग के एग्जाम्पल हैं, आगमन, आजीवन। आगे देखिए चाहे उत हो और चाहे उद हो, उत या उद दोनों का अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ, ऊंचा या श्रेष्ठ। तो देखिए उत्तम या उत्कर्ष, तो देखिए सेंस में भी है और यहाँ पर उत उपसर्ग लगा हुआ है। तो उत हो चाहे उद हो दोनों का मीनिंग एक ही होता है। एग्जाम्पल आपको यहाँ मिलेंगे और भी एग्जाम्पल हमको देखने हैं। अगला शब्द है उप। तो उप का अर्थ होता है निकट या गौड़, निकट या गौड़। तो देखिए उप, उप मंत्री, उपदेश, स्टार्टिंग मैंने बहुत से एग्जाम्पल दिए थे। अगला देखिए
दुर या दुस, दुर या दुस दोनों का अर्थ ही एक ही होता है, बुरा या कठिन, बुरा या कठिन। तो देखिए दुर्गम, दुष्चरित्र, दुर्गम, दुष्चरित्र, ये सभी दुर और दुष्ट के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। 11वां आपका उपसर्ग है, संस्कृत का 11वां उपसर्ग है नी। नी का अर्थ होता है निषेध या नीचे। नी का अर्थ होता है किसी चीज को मना करना या नीचे, तो निवारण या निकृष्ट इसके एग्जाम्पल हैं। अगला आपका है 12वां निर या निस, दोनों एक, इस दोनों का अर्थ एक होता है बिना या बाहर। निर या निस दोनों का अर्थ होता है बिना या बाहर। तो देखिए इसका एग्जाम्पल है निरपराध, निर्वास, ये सभी निर और निस के क्या है, एग्जाम्पल हैं। अगला है परा। परा का अर्थ होता है उल्टा या पीछे, उल्टा या पीछे। तो देखिए इसका जो एग्जाम्पल है पराजय, पराक्रम। तो परा शब्द से बना, परा उपसर्ग से बना शब्द है पराक्रम, पराजय, और इसका अर्थ क्या होता है उल्टा या पीछे। आपका 14वां उपसर्ग है परि। परि का अर्थ होता है आस पास या चारों तरफ, सराउंडिंग। तो परि का जो एग्जाम्पल है देखिए परिधि, परिक्रमा, ये सभी परि से बने हुए उपसर्गों के एग्जाम्पल हैं, परि उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। आगे चलते हैं, आपका कितना हो गया, 14 कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, देखिए 15वां है प्र। प्र उपसर्ग है, प्र का अर्थ होता अधिक या आगे। प्र का अर्थ क्या होता है अधिक या आगे। तो देखिए प्र उपसर्ग से बना हुआ शब्द है प्रख्यात। क्या है, प्रख्यात या प्रबल। 16वां एग्जाम्पल आपका है प्रति। तो प्रति भी संस्कृत के उपसर्ग हैं और इसका अर्थ होता है, प्रति का अर्थ होता है उल्टा या हर एक, मतलब प्रत्येक, हर एक। तो प्रति का मतलब प्रति एक। आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसका है प्रतिकूल, प्रत्येक, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, प्रति उपसर्ग के हैं। आगे 17वें नंबर पर, तो 17वां जो उपसर्ग है वह है वी। 17वां उपसर्ग क्या है, वी। तो देखिए वी का अर्थ होता है विशेषण या विशेषता या भिन्न। तो वी का अर्थ होता है विशेषता या भिन्न। तो देखिए इसके एग्जाम्पल जो है विदेश, वियोग, ये सभी वी उपसर्ग से बने हुए एग्जाम्पल हैं। सेकेंड लास्ट आपका है सम। सम का अर्थ होता है पूर्णता या संयोग। सम का अर्थ होता है पूर्णता या संयोग। तो देखिए सम के जो एग्जाम्पल हैं वो है आपका संस्कार, संतुष्ट, आदि आदि। लास्ट आपका है 19वां सु। सु का अर्थ होता है अच्छा। सु का अर्थ होता है अच्छा या अधिक। तो देखिए सु से बने हुए एग्जाम्पल हैं सुजन, सुशिक्षित, सुजन, सुशिक्षित। तो इस प्रकार से जो संस्कृत के उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग हिंदी साहित्य में होता है वे 19 हैं। और ये जो 19 उपसर्ग हैं मैंने इनको आपको यहाँ पर बताया, इनका अर्थ बताया, इनके कुछ एग्जाम्पल दिए। आप अगर इन 19 उपसर्गों को थोड़ा थोड़ा करके अगर इसको आप रिमेंबर कर लेंगे तो उपसर्ग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इसको आपको कहीं न कहीं थोड़ा सा रिमेंबर करना ही पड़ेगा। जनरली होता क्या है, हम लोग हमेशा आत्मविश्वास में रहते हैं कि हमारा उपसर्ग कभी गलत नहीं होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर विश्वास होना कंपलसरी है, लेकिन अति आत्मविश्वास होना बहुत घातक होता है और उसी का हम लोग शिकार हो जाते हैं, गलत हो जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे हमारे पास अनुभव होता है हम बहुत ज्ञानी होते जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ लड़ करके सीखा है, बहुत कुछ गिर करके सीखा है। तो आगे चलते हैं, तो संस्कृत के उपसर्ग कंप्लीट हो गए। आगे देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग मैंने बताया कितने हैं, 10 हैं। तो आइए देखते हैं हिंदी का जो पहला उपसर्ग है आ या अन। आ या अन, ध्यान दीजिएगा, बड़ा आ जो था वो संस्कृत में चला गया है, छोटा आ
हिंदी में आ गया है। तो थोड़ा सा कम्पिटिटिव देखेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे तो आसान भी होता जाएगा। छोटा आ हिंदी में, बड़ा आ संस्कृत में। आगे चलिए देखते हैं। तो अ, अन, ये सभी का अर्थ होता है अभाव या निषेध है। किसी चीज़ का क्राइसिस होना, किसी चीज़ का अभाव होना, या किसी चीज़ को मना करना, निषेध। तो इसका देखिए जो शब्द है, एग्जाम्पल है अथाह, मतलब जिसका था न लगा सकें, अटल, जो टाला न जा सके। तो यह है उपसर्ग है आ और अन। अगला देखिएगा, दूसरा है अध। अध का अर्थ होता है आधा। अध का अर्थ क्या होता है? आधा, मतलब हाफ। तो देखिए अधजल, अधखिला। तो ये सभी शब्द देखिए अध उपसर्ग से मिलकर के बने हैं, जिनका अर्थ होता है किसी चीज का कम हो जाना, आधा। अधगल गगरी छलकत जाए, मतलब आधी गगरी छलकती जाती है। तो अधजल, आधा जल, अधजल गगरी, आधे जल से युक्त गगरी। चलिए तीसरा है उन। उन का अर्थ होता है एक कम। उन का अर्थ होता है एक कम। और यह जो उन है, यह किसका उपसर्ग है? हिंदी का उपसर्ग है। उन क्या है? हिंदी का उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है एक कम। अब देखिए 19, 59, 69, 39। तो देखिए उन जहां भी लगा रहेगा वो हिंदी का उपसर्ग है और उसका अर्थ होता है एक कम। अगला देखिए आओ। आओ का अर्थ होता है हीनता या निषेध, किसी चीज की हीनता या निषेध। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अवगुण, मतलब गुण का क्या है? हीनता है, गुण नहीं है, एक गलत हैबिट है। अवघट, तो आपकी अवघट, अवगुण, ये सभी अव उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं, एग्जाम्पल हैं। अगला देखिएगा दू। दू का अर्थ होता है बुरा या हीन। दू का अर्थ होता है बुरा या हीन। तो देखिए इसके एग्जाम्पल हैं दुबला, दुकाल, तो जो बहुत पतला हो, जो समय सही ना हो, दुबला है, दुकाल है। ये सभी दू उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। और दू उपसर्ग किस भाषा का है? हिंदी भाषा का है। हिंदी भाषा का उपसर्ग जो हिंदी में प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपका है नी। नी का अर्थ होता है निषेध। नी का अर्थ होता है निषेध या विशेष। तो नी का अर्थ है निषेध या विशेष। तो देखिए निकम्मा, निडर, निकम्मा जिसके पास कोई काम ना हो, निडर जो डरता ना हो। तो देखिए नी का अर्थ है निषेध या विशेष। अगला देखिएगा बिन। बिन का अर्थ भी होता है निषेध। बिन, बिन का अर्थ क्या होता है? निषेध। बिन देखा, बिन ब्याहा। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं, किसके? बिन। बिन का अर्थ क्या है? निषेध। बिन किसका उपसर्ग है? हिंदी का। अगला है भर। भर का अर्थ होता है पूरा या ठीक। भर का अर्थ क्या होता है? पूरा या ठीक। और इसके जो एग्जाम्पल हैं भर पेट, मतलब पूरा पेट, भरपूर मतलब पूरा भर के। तो भर हिंदी का उपसर्ग है, उसके एग्जाम्पल भरपेट और भरपूर। अगला आपका है कु या क। कु उपसर्ग या क उपसर्ग। तो कु का अर्थ होता है या क का अर्थ होता है बुराई या हीनता। बुराई या हीनता। इसके जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल में कुपात्र, जो अच्छा पात्र नहीं होता है, उसे जिसके अंदर बुराई है, ऐसा पात्र, ऐसा जो कैरेक्टर है जो जिसके अंदर बुराई है, तो उसे हम क्या कर रहे हैं? कुपात्र। अगला है कपूत। तो जो पुत्र सही नहीं है, जो पुत्र सही व्यवहार नहीं कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? कपूत, कुपुत्र, कपूत। और हिंदी का जो 10वां है सु या स। सु या स। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठता या साथ। तो सु उपसर्ग का अर्थ होता है श्रेष्ठता या साथ। और इसके एग्जाम्पल हैं सुडौल, सहित। तो इस प्रकार से यह जो 10 एग्जाम्पल हैं, 10 उपसर्ग हैं हिंदी भाषा के, उन 10 को हमने एक बार देखा। इनको अगर हम एक बार अच्छे से याद कर लें तो हमारे उपसर्ग गलत नहीं होंगे। तो
अन उपसर्ग, अध उपसर्ग, उन उपसर्ग, औ, दु, नि, बिन, भर, अ, सु। तो का, कु का, सु सा, या सा सु का कु। इसको उल्टा कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा, का कु सा सु। आगे चलते हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छा आपको एक चीज़ समझाएंगे। आइए नेक्स्ट। तो देखिए अब उर्दू के उपसर्ग। तो उर्दू के जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या कितनी है? 12। उर्दू के जो उपसर्ग हैं जिनका उपयोग हम हिंदी में करते हैं उनकी संख्या कितनी है? 12। तो देखिए पहला अल। अल का अर्थ होता है निश्चित। अल का अर्थ क्या होता है? निश्चित। तो अलबत्ता इसका एग्जाम्पल है अलगरज, अलगरज, सॉरी अलगरज। तो अलबत्ता, अलगरज, ये सभी अल उपसर्ग के एग्जाम्पल हैं। दूसरा है कम। तो कम का अर्थ होता है हीन या थोड़ा। कम का अर्थ क्या होता है? हीन होता है या थोड़ा होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कम उम्र, कम उम्र, या फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा क्या है? कम ख्याल। कम उम्र, कम ख्याल। या फिर नेक्स्ट है आपका, हाँ नेक्स्ट है खुश। खुश का अर्थ होता है अच्छा या श्रेष्ठ। खुश का अर्थ है अच्छा या श्रेष्ठ। तो देखिए इसका जो एग्जाम्पल है खुश किस्मत या खुशहाल। तो खुश जो शब्द है, खुश शब्द अरबी फारसी का उपसर्ग है। अरबी फारसी का उपसर्ग है जिसका प्रयोग हिंदी में किया जाता है और उसके एग्जाम्पल हैं खुशकिस्मत और खुशहाल। अगला है आपका गैर। गैर का अर्थ होता है निषेध, मतलब कोई चीज़ का मना करना, किसी चीज़ का निगेटिव थिंकिंग। तो निषेध है। देखो गैर हाजिर मतलब जो हाजिर ना हो, गैर हाजिर जो अब्सेंट हो। गैर कानूनी जो कानून के अकॉर्डिंग ना हो। तो गैर का अर्थ होता है निषेध, मतलब किसी चीज़ का मनाही, किसी चीज़ का विपरीत होना। अगला देखिएगा दर। दर का अर्थ होता है में। दर का अर्थ होता है में। तो दरकार, दरमियान, मतलब इस समय इस चीज़ की आवश्यकता है। तो दर, दर का अर्थ है में। अगला है आपका ना। ना का अर्थ होता है अभाव। ना का अर्थ क्या होता है? अभाव। इसके एग्जाम्पल हैं नापसंद, नाराज। तो ना किसका उपसर्ग है? उर्दू का उपसर्ग है। ना उर्दू का उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है अभाव। अगला आपका है बद। बद का अर्थ होता है बुरा। बद का अर्थ होता है बुरा। तो देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है? बदमाश, बदकिस्मत, बदमाश या बदकिस्मत। तो ये सभी एग्जाम्पल बद के हैं। अगला आपका है बर। बर का अर्थ होता है ऊपर या बाहर। ऊपर या बाहर। तो देखिए इसका एग्जाम्पल है बर्खास्त, बर्दाश्त। अगला आपका है नौवां बिल। तो बिल का अर्थ होता है साथ। बिल का अर्थ क्या होता है? साथ। बिल किसका उपसर्ग है? उर्दू भाषा का। बिल किसका उपसर्ग है? उर्दू भाषा का। तो बिल का अर्थ होता है साथ। एग्जाम्पल है बिल्कुल, बिल्कुल। और आपका अगला है बे। बे का अर्थ होता है बिना। बे का अर्थ होता है बिना। तो देखिए बे से है बेईमान। एग्जाम्पल है बेईमान, बेरहम। तो जिसके अंदर ईमान ना हो, बे मतलब बे मीन्स बिना, तो ईमान के बिना बेईमान। जिसके अंदर रहम ना हो, रहम के बिना बेरहम। सेकेंड लास्ट आपका है ला। ला का अर्थ होता है रहित। ला का अर्थ होता है रहित। तो देखिए इसके एग्जाम्पल है लाचार, लावारिस, लाचार और लावारिस। लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट उपसर्ग है हम। हम का अर्थ होता है बराबर या समान।
हम का अर्थ क्या होता है? बराबर, इक्वल या फिर समान। तो इसका एग्जाम्पल है हमदर्द या हमदर्दी, हम उम्र। तो ये आपके उर्दू के 12 उपसर्ग हो गए। अब देखिए एक पॉइंट कि आपने देखा कि संस्कृत में 19, संस्कृत कितने उपसर्ग हैं? 19। हिंदी में कितने? 10। और संस्कृत में कितने? ओ सॉरी, उर्दू में कितने? इसको क्लियर करते हैं एक बार, हमको लगा कुछ गलत बोले। 19 किस में? संस्कृत में 19। हिंदी में कितने? हिंदी में 10। और उर्दू में कितने? 12। तो अब अगर देखो, अगर हम इस 12 और 10 को अगर हम ऐड कर लें तो 12 10 22। अगर हम इस 22 को देखें और यहाँ पे अकेले कितना है? 19 है। तो देखिए यहाँ हमारा कहने का अर्थ यह है कि अगर हम इस 22 को याद कर लेते हैं ना, तो हमारा पूरा उपसर्ग क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा उपसर्ग क्लियर हो जाएगा। हमको सिर्फ 22 ही याद करना है। कितने याद करने हैं? सिर्फ 22। 10 हिंदी वाले, सबसे पहले 10 हिंदी वाले, और 12 उर्दू अरबी फारसी जो भी है वो। तो हमको टोटल 22 याद करने हैं। और 22 याद कर लिए ना, जो बचे क्या हो गए? 19 बचेंगे। तो जो बचेंगे वो किसके हो जाएंगे? संस्कृत के हो जाएंगे। तो हमें इसको एक प्रकार से याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कब? जब हम इसको 22 को याद कर लेंगे तब। 22 अगर हमको याद हो गया तो फिर हमें इस 19 को याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम इस 19 को याद करते हैं तो हमें फिर भी इस 10 को या इस 12 को याद करना ही पड़ेगा। चूंकि 22 याद करने से हमारे 2 क्लियर हो रहे हैं, एक छूट रहा है, तो हम एक छोड़ सकते हैं। लेकिन किसी कंडीशन में हम 2 नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हम 2 छोड़ेंगे तो हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो एक प्राथमिक तरीका हो सकता है, स्टार्टिंग में हम इसको याद करने का तरीका कर सकते हैं कि हम 22 जो हैं हिंदी और उर्दू के मिलाकर के जो 22 हैं, इन्हीं 22 को हम पहले अच्छे से याद कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम जब समय रहेगा तो हमको अपने आप सब याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यह जो उपसर्ग का जो लेसन है, जो हमको टीच कराना था, वो हमारा समाप्त हो गया। अब देखते हैं कि यह जो उपसर्ग है, जो प्रत्यय है, उसके कुछ क्वेश्चन आप देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, उपसर्ग का प्रयोग होता है, करें शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि इस उपसर्ग को हम प्रीफिक्सेज कहते हैं और उ वर्णमाला में सबसे पहले आता है। तो देखिए आदि का मतलब होता है शुरू, आदि का मतलब एकदम पुराना, एकदम शुरू वाला। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? पहला विकल्प आपका सही है, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है। न तो मिड में होता है, न तो एंड में होता है, बल्कि बिगनिंग में होता है, शुरुआत में होता है। तो आदि शब्द से परिचित रहिए। कभी कभी क्या होता है, हम शब्द से परिचित नहीं रहते हैं तो हम इनमें से कोई नहीं लगा देंगे, लेकिन सही शब्द क्या है? आदि। आदि का मतलब क्या होता है? शुरू। अगला शब्द है स्पृश्य। स्पृश्य शब्द का विलोमार्थक शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? यह स्पृश्य शब्द है। इस स्पृश्य शब्द को अगर हम अपोजिट बनाना चाहते हैं तो हम कौन सा उपसर्ग लगा दें कि यह विपरीत हो जाए? पहला विकल्प आपका है नि उपसर्ग, दूसरा है अनुपसर्ग, तीसरा है अ, और चौथा है कु। तो इन चारों में से आप फिट करके देखिए कौन सा उपसर्ग लगा देने से यह हमारा सही हो जाएगा। लगा के देखिए कौन सा उपसर्ग आएगा। तो देखिएगा अस्पृश्य जो शब्द है, अगर हम इसमें क्या लगा दें? अ लगा दें तो अस्पृश्य हो जाएगा। तो इसका जो सही विकल्प है, जो सही ऑप्शन है, वो कौन सा है? वो ऑप्शन नंबर ग, अस्पृश्य का विलोम अस्पृश्य। अगला देखिएगा, अगला आपका है आचार शब्द। आचार शब्द में
आचार शब्द में आचार शब्द से पूर्व किस उपसर्ग का प्रयोग करें कि उसका अर्थ जुल्म हो जाए। आचार शब्द से पूर्व किस उपसर्ग का हम प्रयोग करें कि उसका अर्थ क्या हो जाए, जुल्म हो जाए। तो हमें जुल्म वाला शब्द बनाना है और क्या उपसर्ग लगाएं तो हो जाएगा। देखिए, दुर, अति, निर, अन, तीन चारों विकल्पों में आप लगा के देखिए किस विकल्प से यह अर्थ जुल्म में बदल जाएगा। तो लगाइए, लगा के देखिए। हो गया, सभी ने लगाया। चलिए, तो देखिए, यह जो आपका आचार शब्द है, इस आचार शब्द में यदि हम क्या लगा दें, अति लगा दें, तो हो जाएगा अत्याचार। क्या लगा दें, अति लगा दें तो क्या हो जाएगा, अत्याचार। अति धन आचार बराबर अत्याचार। अत्याचार का अर्थ क्या होता है, जुल्म होता है। अत्याचार का अर्थ क्या होता है, जुल्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है व्यवस्था। व्यवस्था शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ उल्टा हो जाए। व्यवस्था शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ क्या हो जाए, उल्टा हो जाए, विपरीत हो जाए। तो देखिए, क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे कि बड़ा आ लगाएंगे कि अप लगाएंगे कि परि लगाएंगे, बोलिए क्या लगाएंगे। देखिए, व्यवस्था में यदि हम क्या लगा दें, आ लगा दें, तो अव्यवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्यवस्था। और यह व्यवस्था का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो छोटा आ लगाएंगे, अव्यवस्था। और देखो, धीरे धीरे एक चीज समझते जाइएगा, ये आ किसका उपसर्ग है, तभी आपने पढ़ा। ऐसे जब पढ़ने बैठिए, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो ये आपको ऐसे रिमेंबर भी होता जाएगा, याद भी होता जाएगा। तो देखिए, आपने देखा छोटा आ जो है वो हिंदी का है, बड़ा जो है किसका है, संस्कृत का है। तो ऐसे देखिए, कोई चीज़ एक अचानक याद नहीं होती है, लेकिन अगर आप जागरूक हैं, अगर आप कोई चीज़ लर्न करना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही एक एक करके एक दिन याद कर ही ले जाएंगे। और देखिए, सत्यता यह है कि अगर हमको रियल में अपने लाइफ में सफल होना है, तो हमें जिसके पीछे पड़ें, इतना हाथ धो करके पड़ जाएं कि फिर उसको जब तक हम क्लियर न कर लें, तब तक हमें सुख चैन होना नहीं चाहिए। जैसे कहा ना, जब तक न सफल हो नींद चैन को, त्यागो तुम संघर्षों का मैदान छोड़, मत भागो तुम। क्यों, क्योंकि कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पांचवा क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो मतलब किसमें उपसर्ग लगा हुआ है, हमको यही बताना है। निम्नलिखित में से किस शब्द में किसका प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और उसी को आपको पहचानना है, पहचान करके बताना है। चलिए देखते हैं। उपकार, पहला शब्द क्या है, उपकार। दूसरा शब्द है लाभदायक। तीसरा शब्द है पढ़ाई। और चौथा शब्द है अपनापन। इन चारों शब्दों में कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आप इस विकल्प में जो आपको उचित लगे उसको लगाइए, और इसका जो सही उत्तर है हम आपको बता रहे हैं, उपकार। कार शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। कार शब्द में क्या हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। और फिर वही चीज कि एक बार आप उसको देख सकते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि यह जो शब्द है उप किसका शब्द होगा, यहाँ पे उप जो उपसर्ग लगा वो किसका लगा हुआ है, तो ये संस्कृत का है। किसका है, संस्कृत का है। ऐसे एक एक उपसर्ग आप पढ़ते जाइए, उसके विषय में सोचते जाइए, आपका शब्दकोश तैयार होता जाएगा, आपके आंसर तैयार होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए।
निर्वाह, निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। नंबर 1 नि, नंबर 2 निह, नंबर 3 निर और नंबर 4 अन। तो निर्वाह शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो निर्वाह शब्द में जो सही विकल्प है आप उसको फिलअप कीजिए। आइए चलते हैं, देखिए इसका सही उत्तर जो होगा नि उपसर्ग है। निर्वाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नि उपसर्ग है। अगला आपका है 7वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द छांटिए। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द छांटिए। अब देखिए उपसर्ग रहित और उपसर्ग सहित ये सब क्या शब्द हैं, इसको हम कैसे समझेंगे कि कौन उपसर्ग रहित है कौन उपसर्ग सहित है। तो रहित इसको हमें पहले समझना है, ये समझ गए तो फिर हम इसको लगा ले जाएंगे। और अगर जैसे जब मेच्योरिटी आएगी आप विकल्प से भी समझ जाएंगे कि रहित का अर्थ क्या होता है, सहित का अर्थ क्या होता है। तो देखिए सुयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। तो इसमें कौन सा शब्द ऐसा है, इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो क्या है, उपसर्ग रहित है, उपसर्ग रहित है। तो सुयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश, जो आपको उचित विकल्प लगे उसको फिलअप कीजिए। और इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सुरेश। सुरेश जो है वो उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। सुयोग है, विदेश है, अत्यधिक है, लेकिन सुरेश नहीं है। अगला आपका है 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ये 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों में कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें क्या नहीं है, जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है? तो देखिए आपका विकल्प नंबर 1 अपवाद, विकल्प नंबर 2 पराजय, विकल्प नंबर 3 प्रभाव, विकल्प नंबर 4 ओढ़ना। तो इन 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। तो जो सही उत्तर आपका क्या है? ओढ़ना। ओढ़ना में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी अपवाद में, पराजय में और प्रभाव में सब में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 9वां क्वेश्चन आपका है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, हमें इसे पहचानना है। पहला विकल्प आपका है सम, दूसरा विकल्प आपका है सन और तीसरा विकल्प आपका है शम्स और चौथा विकल्प है संस। तो इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प ऐसा है जो संस्कार में उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो जो विकल्प आपको उचित लगे उसका चयन कीजिए और आगे बढ़िए। इसका जो सही उत्तर है वो है सम। क्या होगा? सम। संस्कार शब्द में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो आपका है सम। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका है 10वां क्वेश्चन है पुरोहित शब्द में उपसर्ग बताइए। पुरोहित शब्द में उपसर्ग बताइए। तो पहला विकल्प आपका है पुरस, पुरस। दूसरा विकल्प आपका है पुरह, तीसरा विकल्प आपका है पुरा और चौथा विकल्प आपका है पुर। तो पुरोहित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? पुरोहित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो पुरोहित शब्द में पुरह। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? पुरह। और लास्ट क्वेश्चन आपका है प्रख्यात। प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। प्रख्यात शब्द में उपयुक्त उपसर्ग बताइए या प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो नंबर 1 है प्र, नंबर 2 है त, नंबर 3 है प्रख और नंबर 4 है आत। तो इन 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प, इन 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प
ऐसा है जो प्रख्यात में उपसर्ग के रूप में आया है। तो इसका जो सही उत्तर है, प्रख्यात शब्द में जो उपसर्ग आया हुआ है वो आपका है प्र। तो इस प्रकार से यह हमने उपसर्ग का वीडियो समाप्त किया। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो लेकर के आएंगे वो आएंगे प्रत्यय पर। तो उपसर्ग का वीडियो समाप्त हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस बात को आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। और आगे हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए आप कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने यह वीडियो देखा, आपने मेरी क्लास को अटेंड किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।